बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे केदारनाथ सिंह की अगली कविता दिशा पर। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिशा एक लघु कविता है। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहन है। आपको याद होगा, आपने कक्षा 9वीं में कविता पढ़ी थी यमराज की दिशा। उसमें मंगलेश डबराल जी बताते हैं कि उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं हो रहता, लेकिन माँ हमेशा मना करती थी दक्षिण में पैर करके नहीं सोना। क्यों? क्योंकि वह यमराज की दिशा है। इसी से उन्हें दिशा का ज्ञान हो जाता है कि यमराज का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें एक लाभ मिलता है। वह लाभ है दक्षिण दिशा से वह भली भांति परिचित हो जाते हैं कि दक्षिण दिशा चारों दिशाओं में कौन सी तरफ पड़ेगी। तो यहाँ भी कुछ पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ स्तर पर हम कह सकते हैं साम्य है इस कविता का। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। देखिए, बहुत ही सरल सी खड़ी बोली हिंदी में इसकी भाषा है और मुक्तक छंद है और तुकांत कविता है, तुक नहीं मिल रही है। यहाँ क्या कहा? हिमालय किधर है? प्रश्नात्मक शैली। पहला प्रश्न के साथ ये कविता प्रारंभ होती है। कवि केदारनाथ कहते हैं, मैंने प्रश्न किया हिमालय किधर है। और किससे किया? एक छोटे बच्चे से किया। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर, अपने विद्यालय के बाहर क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। और आप ध्यान रखिए, ये पतंग उड़ाना क्यों लिया? क्योंकि जब बच्चा अपने खेल में व्यस्त होता है, मस्त होता है, उसे दीन दुनिया से वह पूर्णतः बेखबर होता है। उसे किसी भी तरह का भान नहीं रहता कि उससे पूछा क्या जा रहा है। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। अब पतंग उड़ा रहा है बच्चा, उसका पूरी एकाग्रता पतंग की ओर है। तभी कवि से पूछते हैं कि हिमालय किधर है। अब वो कहता है उधर उधर। उधर उधर किधर? जहाँ जहाँ उसकी पतंग जा रही थी वह उसी तरफ हिमालय को बताता है, चिन्हित करता है कि जिस तरफ उसकी पतंग है हिमालय भी उसी तरफ है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हिमालय किधर है, दिशा किधर है। वह सिर्फ अपनी पतंग पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए है और जो भी उससे पूछा जा रहा है वह हर प्रश्न का उत्तर अपनी पतंग से जोड़कर ही देगा। फिर कवि क्या कहते हैं? मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। इधर बाल सुलभ कह सकते हैं व्यवहार को बताने का प्रयास केदारनाथ सिंह करते हैं कि बच्चा कितना बेसुध होता है, कितनी धुन में होता है जब वो किसी खेल में होता है। और विशेषकर पतंग, जब पतंग उड़ा रहे हैं तो आपकी पूरी क्योंकि अगर एकाग्रता में ज़रा भी चूक हुई तो पतंग कट सकती है, उसकी डोर ढीली हो गई तो आपके हाथ से छूट सकती है, नीचे धरातल पर आ जाएगी। तो वह पूरी तरह तन्मय है अपनी पतंग में। और जब कवि से पूछते हैं कि किधर है हिमालय, तो वह कहता है जिधर उसकी पतंग है उधर ही हिमालय है। हिमालय अपनी जगह छोड़ सकता है, लेकिन पतंग नहीं। फिर वो कहते हैं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय वास्तविकता में किधर है। अर्थात हिमालय का इतना विस्तार है कि वो सब जगह विद्यमान है एक बच्चे की नज़र में। ठीक है बेटा, अब इसके प्रश्न मैं आपको पढ़ूंगी। हमने दोनों कविताएं कर ली हैं। पहली कविता हमने बनारस की थी। देखिए, बनारस का पहला प्रश्न क्या है? बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव शहर पर पड़ता है? क्या बोला था केदारनाथ सिंह जी ने कि अचानक ही आ जाता है बसंत इस शहर में, और जब बसंत आता है एक
धूल का भवंडर आता है, किरकिराने लगती है सबकी जबान, और क्या होता है, कटोरे भिखारियों के जो हैं भर जाते हैं, बंदरों की आंखों में नमी आ जाती है, और पत्थर का दशाश्वमेध का जो घाट का आखिरी जो पत्थर है और अधिक चिकना हो जाता है। खाली कटोरों में वसंत का उतरना क्या आशय है, अर्थात जो वंचित लोग हैं, जो गरीब निर्धन लोग हैं, उन्हें भी अब भरपूर या भरपेट भोजन प्राप्त हो सकेगा। उसके बाद देखिए, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार व्यक्त किया है। बनारस की पूर्ण, जब वो कहते हैं ना, आधा जल में है, आधा फूल में, आधा शव में, आधा गंगा में, तो वो जो आधा है, अगर आपके सामने एक ग्लास रखा जाता है, उसमें आधा पानी है, तो कोई कहेगा ये आधा खाली है, लेकिन जो सकारात्मक रूप से उसे देखेगा या उसके अंदर उसको वह आधा जल दिखेगा, वह खाली पर नहीं दिखेगा, तो क्या कहेगा, आधा ग्लास पानी इसमें है। तो वही वो कहते हैं, पूर्णता है इसमें। ये अनंत काल, मतलब शताब्दियों से चला रहा अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को बरकरार रखे है। यह आधुनिकता में भी है और यह पौराणिकता में भी है, धार्मिक भी है और ऐतिहासिक भी है, और तकनीकी तौर पर अत्यंत कह सकते हैं आधुनिकता को भी समेटे है। बनारस में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे शाम ढलती है, धीरे धीरे घंटों की ध्वनि चलती है, धीरे धीरे आरतियाँ की आवाज़ आती है, धीरे धीरे प्रकाश आलोक उतरता है। ये अर्थात एक रॉ है, एक उसकी पहचान है कि वह उसके पास हर एक चीज़ को मंद गति से वह कार्य करने की उसकी एक शैली है। ठीक है बेटा, आगे आप देखिए प्रश्न। मैंने सारे कविता कराते हुए आपको समझा भी दिए थे, और कविता को जब हमने पढ़ा था उसी दौरान हमने इन प्रश्नों को भी मानो हल कर लिया था। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, और यह प्रश्न आप अपनी पाठ्य जो है आपकी पुस्तिका उसमें करेंगे, और उसके बाद उसे GCR में पोस्ट करेंगे। ठीक है।